हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की 19वीं क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 18 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और नोट्स भी क्या करिए क्रम से ही बनाते चलिए, क्लास भी क्रम से ही लेते चलिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास को बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना और रिवीजन भी साथ साथ करते चलना है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम लोग का जो टॉपिक था वो चल रहा था किशोरावस्था में मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, यानी जो किशोरावस्था होती है तो उसमें बच्चे में किस तरीके से मानसिक विकास होता है और किस तरीके से उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं, जो हमारे बुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक हैं ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी क्या होता है किशोरावस्था में बच्चा, जब बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 12 साल से लेकर 18 साल तक हो जाएगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, किशोरावस्था की स्टेज में पहुंचा जाए, मतलब बताया जाएगा कि बच्चा कहाँ पहुंच गया, किशोरावस्था में पहुंच गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि इस एज में बच्चे का जो मानसिक विकास है वो पूरी तरीके से, मतलब ये काफ़ी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। यानी उसमें जो मानसिक विकास है वो क्या होता है, काफ़ी तरह से हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपने उच्चतम स्तर पर होता है। क्या करेंगे, जो किशोरावस्था में जो बुद्धि का विकास होता है वो अपने उच्चतम स्तर पर होता है, यानी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, कल्पना शक्ति, स्मरण तथा निर्णय को लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी क्या कह रहे हैं कि किशोरावस्था में बच्चा क्या कर लेता है, तर्क भी कर लेता है, चिंतन भी कर लेता है, कल्पना भी कर लेता है, शक्ति, स्मरण तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी बच्चा क्या कर लेता है, डिसीजन लेना सीख जाता है कि हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है, कहाँ पे, मतलब कौन सा काम हमें करना है, कौन सा नहीं करना, हमें कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है। तो क्या करता है बच्चा, डिसीजन लेना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। यानी इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे भविष्य की तरफ यानी फ्यूचर की तरफ अधिक जागरूक हो जाते हैं। यानी बच्चे क्या करते हैं, भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। ठीक, इसके बाद किशोरावस्था में बच्चे खेल, व्यायाम, यात्रा, नृत्य, मनोरंजन में अधिक रुचि लेने लगते हैं और साथ ही वेशभूषा, चित्र अध्ययन में भी रुचि लेने लगते हैं। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या करते हैं, खेल व्यायाम यानी खेलना भी पसंद करते हैं, व्यायाम यानी एक्सरसाइज वगैरह भी क्या करते हैं। इसके बाद यात्रा यानी घूमना फिरना भी पसंद करते हैं, और वेशभूषा यानी अपने शरीर के मतलब बारे में कि हमें क्या पहनना अच्छा लगता है, कौन से कपड़े हैं जो हमारे ऊपर पहनने में अच्छे लगने लगेंगे। इस टाइम में बच्चा क्या होता है, 12 साल से लेकर 18 साल की एज में बच्चा अपने शरीर पर भी काफ़ी ध्यान देने लगता है। वो अपने जो फेस है उसको बार बार क्या करता है, शीशे में देखता है। वो ये देखता है कि मेरे ऊपर कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी लग रही हैं और मैं कैसा दिखने में लग रहा हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, दोनों में ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर जो हम लोग का अगला मतलब टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी मानसिक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो निम्नलिखित कारक हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो मानसिक विकास को कारक हैं वो कौन कौन से प्रभावित करते हैं। जो पहला आ रहा है वो आ रहा है बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या करें कि बच्चे के मानसिक विकास में, बच्चे के यानी मेंटल डेवलपमेंट में वंशानुक्रम तथा वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट, कि बच्चा किस समाज में रह रहा है तो उसका क्या होगा, इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। वंशानुक्रम की मतलब कि उसकी मतलब जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से हैं, उनमें मतलब सब किस हिसाब से रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वही होता है, देखा होगा आप लोगों ने कुछ बच्चों को कि मान लीजिए पेरेंट्स में कोई कमी होती है तो बच्चों में भी आ जाती है। तो वही कहा गया है कि जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है तो उसी का क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसी तरीके से उसकी क्या होगी, सोचने की क्षमता होगी, और उसी तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो हम लोग के मनोवैज्ञानिक हैं वो आए अरस्तु के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी क्या होगा, मस्तिष्क भी अच्छी तरीके से काम करेगा।
यानी पहले तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को अच्छे तरीके से रखना है। जब शरीर ही नहीं सही होगा तो फिर हम लोग के माइंड में भी क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट आने लगते हैं। इसलिए क्या करना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए क्या करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, जिससे क्या हो, माइंड में भी अच्छे अच्छे विचार आएँ। ठीक, इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कह रहा है परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। क्या कह रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। यानी परिवार में कैसा क्या है, अगर परिवार में मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है तो फिर बच्चा क्या होगा, उसका भी उसके माइंड में क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। अगर उसे लग रहा होगा मतलब उसे कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होती है, घर में सब कुछ सही से चल रहा है तो फिर बच्चा क्या होगा, वो भी ठीक रहता है। अगर उसके यहाँ भी मतलब गरीबी है तो वो भी थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होता है। तो वही कहा गया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। यानी परिवार किस तरीके का है, इसका भी विकास मतलब क्या होगा, जो बच्चे के मानसिक विकास में है तो इसमें इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से सब रखना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है विद्यालय का उच्चतम वातावरण बालकों को मानसिक विकास के अवसर प्रदान करता है। यानी विद्यालय का वातावरण किस तरीके का, अगर विद्यालय का अच्छा वातावरण होगा, वहाँ पे सब अच्छे तरीके से होगा तो बच्चे का विकास भी क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। बच्चा भी क्या करेगा, अच्छी तरीके से सोचेगा और उसी तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है परिवार के संस्कारों का असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। यानी परिवार यानी फैमिली के जो संस्कार हैं वो किस तरीके के हैं, उनका भी बच्चे के विकास पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार के सदस्यों में क्या हो, बहुत अच्छी तरीके से रहना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चा भी उसी हिसाब से सीख सके। जैसे परिवार के सदस्य करते हैं वैसे ही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का आएगा टॉपिक हुआ आएगा संवेगात्मक विकास। ये संवेगात्मक विकास क्या होता है, इसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, ये जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जो संवेग होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं इमोशनल। अब इमोशनल हमारे किसी भी तरीके से हो सकते हैं, सबके पास होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के पास हो, बस फर्क इतना होता है कि किसी के पास ज़्यादा होते हैं तो किसी के पास कम होते हैं। जो इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, देखा होगा आप लोगों ने, गुस्सा करना हो गया, सब कोई करता है, बस फर्क कम या ज़्यादा का होता है। कोई ज़्यादा गुस्सा करता है तो कोई कम करता है, कोई ज़्यादा हंसता है तो कोई कम रोता है। मतलब देखा होगा कोई कम भी हंसेगा, कोई ज़्यादा भी हंसता है, कोई ज़्यादा रोता है, कोई बात बात में रोने लगता है। तो ये सब क्या है, हमारी ये इमोशंस हैं। ये इमोशंस क्या होते हैं, सब में होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि किसी में ज़्यादा होते हैं तो किसी में कम होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इमोशन शब्द, ये जो इमोशन हम लोगों का इमोशन शब्द है ये किससे बना है, ये बना है इमोबियर से। ठीक, ये जो लैटिन भाषा का शब्द है ये क्या है, इमोबियर। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू एग्जिट। इसका मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। उत्तेजित करने का मतलब क्या हुआ, यही कि जो हमारे अंदर के भाव हैं उनको क्या करना, व्यक्त करना। ठीक, इमोशन, ईट मोशन यानी अंदर गति देना। ठीक, अब इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थ हुआ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। वही जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे अंदर के भाव हैं उनको क्या करना, बाहर निकालना। यही तो हमारे इमोशंस हैं। अब वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, हंसना भी होगा, रोना भी होगा, आंसू भी निकलेंगे। मतलब ये सब क्या, हमारे इमोशंस ही तो हैं। तो ये हमारे कहाँ से निकलते हैं, अंदर से तो निकलते हैं। संवेग व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित अवस्था है। क्या कह रहे हैं कि जो संवेग है ये व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित अवस्था है। संवेग मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति समान स्थिति में नहीं रहता है। ये जो संवेग होता है ये क्या होता है, मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति समान स्थिति में नहीं रहता। संवेग प्रबल होने पर व्यक्ति के व्यवहार पर बुद्धि और विवेक का नियंत्रण नहीं रहता तथा उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संवेग प्रबल होने पर व्यक्ति के व्यवहार पर बुद्धि और विवेक का नियंत्रण नहीं रहता है तथा उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता है। मतलब जब इमोशंस आते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया तो उसने टाइम उसे नहीं पता रहता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, उसे बस गुस्सा आया तो आया। तो वही कहा गया है कि संवेग प्रबल होने पर व्यक्ति के व्यवहार पर बुद्धि और विवेक का नियंत्रण नहीं रहता है, उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता।
आता है वो क्या है, बस निकल आते हैं इमोशंस। इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं संवेगों का संबंध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से। जो संवेग होते हैं इनका संबंध किससे होता है, भावात्मक पक्ष से, यानी जो हमारे अंदर के भाव होते हैं यही हमारे क्या है, इमोशंस हैं। चलिए अब उदाहरण को देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा वो क्या कह रहा है आकर्षण वस्तु को देखकर प्रसन्न होना, डरावनी वस्तु को देखकर डर जाना, इच्छा से प्रतिकूल कार्य होने पर गुस्सा होना, दूसरों को दुखी देखकर दया आना। ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशंस ही तो हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि इच्छा से प्रतिकूल कार्य होने पर गुस्सा, मान लीजिए आपके जो मन का काम है अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा, मतलब आप लोगों को गुस्सा आता है। गुस्से इंसान को किस तरीके से आता है, दो ही तरीके से तो आता है, या तो फिर उसके मन का काम हो, अगर उसके मन का काम ना हुआ तो फिर क्या होता है, उसे गुस्सा आता है, या तो फिर जो उसने कहा तो लोग उसकी बात को क्या करें, माने, अगर नहीं माने तब भी उसे गुस्सा आता है, तक नहीं आता है। वही कहा गया। फिर कहा किसी आकर्षण वस्तु को देखकर प्रसन्न होना, कोई मान लीजिए अच्छी वस्तु है उसको देखकर क्या होना, आप लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये भी हमारे इमोशंस हैं। फिर कह रहा है डरावनी वस्तु को देखकर डर जाना, मान लीजिए कोई डरावनी चीज़ है तो आप लोग क्या किया, उसको देखकर डर गए, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे इमोशंस हैं। ये सब हमारे इमोशंस ही होते हैं, और इमोशन सब में होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गुस्सा ना करे, कोई रोए ना, कोई हंसे ना, सब में होते हैं इमोशंस। बस फर्क क्या होता है, किसी में ज़्यादा होते हैं तो किसी में कम होते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है संवेग वास्तव में भावों का तीव्र होना है। क्या कह रहे हैं कि जो संवेग होते हैं वास्तव में भावों का तीव्र होना है, ठीक, मतलब तेज होना है, जो हमारे भाव होते हैं। इसके बाद वुडवर्थ के अनुसार, हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक, क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया संवेगात्मक विकास के बारे में, यानी जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है और कितना इम्पॉर्टेंट है, और किसके पास होता है किसके पास नहीं होता है। जो इमोशंस हैं ये सबके पास होते हैं, बस फर्क क्या होता है, किसी के पास ज़्यादा होते हैं तो किसी के पास कम होते हैं। फिर मैंने आपको बताया किशोरावस्था में मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, यानी जो बच्चा होता है तो उसमें मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था की जो एज होती है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो 12 साल से लेकर 18 साल तक की एज होती है, मतलब 20 तक पहुँच जाती है, सब किस में आती है, किशोरावस्था में ही आती है। तो जो हमारे वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक थे, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। जो वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है वो पूरी तरीके से हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने आपको पॉइंट बताए कि जो किशोरावस्था में सॉरी करें कि किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपने उच्चतम स्तर पर होता है, यानी बुद्धि का विकास क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, कल्पना शक्ति, स्मरण तथा निर्णय को लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, ये भी हो जाता है। इसके बाद इस अवस्था में बच्चे भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, यानी बच्चे क्या सोचते हैं, आगे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं हमें ये करना है, जो भी बनना है उसके बारे में सोचने लगते हैं हम पेरेंट्स से पैसे नहीं लेंगे। इसके बाद किशोरावस्था में बच्चे खेल, व्यायाम, यात्रा, नृत्य, मनोरंजन में अधिक रुचि लेने लगते हैं और साथ ही वेशभूषा, चित्र अध्ययन में भी रुचि लेने लगते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने वेशभूषा, मतलब क्या हमारे ऊपर पहनने में अच्छा लग रहा है, क्या अपने शरीर पर भी ध्यान देने लगते हैं, एक्सरसाइज वगैरह ये सब भी करने लगते हैं। फिर मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनको मैंने बताया कि जो मानसिक विकास होता है इसको कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन से कारक हैं। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चा किस फैमिली से बिलोंग करता है और वहाँ के एनवायरनमेंट किस तरीके का है, ये सब किस पे वो करेगा, बच्चे के मानसिक विकास में, यानी मेंटल डेवलपमेंट में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है वो है अरस्तु ने। इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये क्या कह रहे हैं कि शरीर को पहले हमें स्वस्थ रखना है, तभी क्या होगा, हम लोग अच्छा पॉजिटिव सोच पाएंगे। अगर शरीर ही नहीं सही रहे, अगर शरीर हम लोगों का नहीं सही रहेगा तो हम लोग क्या होंगे, माइंड में नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे। तो वही कहा गया है, अरस्तु ने कहा है, आ भी सकती है आप लोगों को डिफिनेशन कि अरस्तु ने क्या परिभाषा दी, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि अरस्तु ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। या तो फिर ये लिख के आ जाएगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसा अरस्तु नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है, यानी परिवार यानी फैमिली किस तरीके से बिलोंग कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा
मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो बच्चे का क्या होगा, माइंड उसमें भी, माइंड में बच्चे की मतलब बच्चे के सोचने में उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चे 4 बार सोचेगा कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वो इसका भी क्या होता है, इसका भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए क्या करना है, परिवार के सदस्यों को एक अच्छे तरीके से रहना, जिससे क्या हो, बच्चे के माइंड में असर न पड़ पाए किसी चीज़ का ज़्यादा। इसके बाद विद्यालय का उच्चतम वातावरण बालकों को मानसिक विकास के अवसर प्रदान करता है। यानी विद्यालय का वातावरण किस तरीके का है, वहाँ पे सब कैसे रही, मतलब किस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ पे लोग क्या किस तरीके से बातें कर रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट क्या है, ये भी बच्चे के सोचने पे क्या होगा, असर डालता है। इसके बाद भी मैंने आपको 5वां पॉइंट बताया कि परिवार के संस्कारों का असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। यानी फैमिली के सदस्य हैं जो, उनके संस्कार क्या है, मतलब उन लोग किस तरीके से किससे बातचीत कर रहे हैं, अपने बड़ों से किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर कोई घर में सदस्य आ रहा है तो उससे किस तरीके से अपना बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई मतलब कोई भी आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, तो परिवार के सदस्य उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से क्या कर रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, बच्चों पे उसका असर पड़ेगा। क्योंकि बच्चा देखेगा कि हमारे बड़े किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, वही कहा गया कि परिवार के संस्कारों का असर ये बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया संवेगात्मक विकास के बारे में कि जो संवेगात्मक विकास होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस मतलब जो होते हैं वही हम लोगों के जो अंदर होते हैं, यानी हंसना, रोना, ये सब क्या ये सब हमारे इमोशंस ही तो हैं, तो वही कहा गया है। फिर मैंने आपको बताया संवेगात्मक विकास के बारे में, यानी इमोशंस क्या होते हैं, तो ये जो इमोशंस होते हैं इनको बोला जाता है संवेग। और जो इमोशन शब्द है तो इसकी जो लैटिन शब्द है वो है इमोवियर। ठीक, जो लैटिन शब्द है इमोशंस की, इसको क्या बोलते हैं, इमोवियर। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू एग्जिट, यानी उत्तेजित करना। फिर इमोशंस का मतलब क्या होता है, एट मोशन, यानी अंदर की गति देना। ठीक, इसके बाद जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। यानी जो हमारे अंदर के भाव हैं उनके क्या करना है, बाहर की ओर गति देना। फिर संवेग व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित अवस्था है। संवेग मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति समान स्थिति में नहीं रहता है। संवेग प्रबल होने पर व्यक्ति के व्यवहार पर बुद्धि और विवेक का नियंत्रण नहीं रहता है और उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता। यानी जब बच्चे किसी के भी हों, इमोशन जब क्या होता है बाहर निकलते हैं, फिर वो निकल आते हैं। कि किसी किसी को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या मना भी करो तो लेकिन नहीं हो पाता, निकल ही आते हैं, होता नहीं है। तो वही कहा गया कि जो मतलब जो किसी किसी पे इमोशंस क्या होते हैं नहीं पता कि क्या है, लेकिन निकल आते हैं, वो ज़्यादा निकल आते हैं, तो वही चीज़ कहा गया है। इसके बाद फिर संवेगों का संबंध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से, यानी जो संवेग होते हैं तो इसका संबंध किससे, इसका संबंध है व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से। अब उदाहरण मैंने आपको बताया, आकर्षण वस्तु को देखकर प्रसन्न होना, डरावनी वस्तु को देखकर डर जाना, इच्छा से प्रतिकूल कार्य होने पर गुस्सा होना, दूसरों को दुखी देखकर दया आना, ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशंस ही तो हैं। फिर संवेग वास्तव में भावों का तीव्र होता है। ठीक, जो संवेग है, संवेग वास्तव में भावों का तीव्र होना है। ठीक, यानी जो हमारे भाव हैं तो उनका तीव्र, तीव्र मतलब क्या होता है, तेज होना। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, ये करेगी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक, संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग यहाँ तक के नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो मतलब वो है लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है और वहाँ पे कुछ भी कराई जाती है, जिससे आप लोग क्या करिए, कुछ भी अटैम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।